बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हमने लाइन इंटीग्रल को कंप्यूट करना है। कोई वेक्टर फंक्शन हमारे पास गिवन है f एंड c इज़ द सर्कल, जो हमारा पाथ है, जो हमारा कर्व है जिसके अलांग हमने लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास एक सर्कल है विद रेडियस 1। ये जो 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली रेडियस है, क्योंकि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो r इज द रेडियस। सो 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम यूनिट सर्कल भी कहते हैं। तो ये सवाल इस तरह भी हो सकता था कि कंप्यूट करें लाइन इंटीग्रल को, जबकि हमें वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और जो कर्व ऑफ द, और जो हमारे पास पाथ है, ये जो कर्व है वो क्या है, हमारे पास यूनिट सर्कल है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम की ज्योमेट्री को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक यूनिट सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ। तो यूनिट सर्कल हमारे पास किस तरह से होगा, ये मैंने क्या कर लिया, एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिया। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन है और इसका जो रेडियस है वो कितना है, हमारे पास 1 है। तो ये मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिया है और जिसका रेडियस 1 है। तो लाइन इंटीग्रल को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें एफ डॉट डी आर को निकालना पड़ेगा। तो एज वी नाउ डैट आर इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे। इसको हम जी के इसलिए नहीं लिख रहे, इसका थर्ड कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है ये 2 डायमेंशन में है, ये प्लेन में है, इसलिए जी या के कंपोनेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारे पास डी आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो हमने डी आर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, एफ डॉट डी आर की वैल्यू को निकालना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है एफ का और डी आर का। तो एफ हमारे पास क्या है, वाई आई माइनस एक्स जे ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और डी आर हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा वाई आई माइनस एक्स जे ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मैंने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट डी आर जी। तो अब हमने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो हम ये क्या ले लेंगे, लाइन इंटीग्रल ले लेंगे अलोंग द कर्व सी, और सी हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इंटीग्रल वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर, अब देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसका मतलब यह कि यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 1, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास कर्व है और ये यूनिट सर्कल है, तो ये 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह 1 लिख देंगे जी। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का है, या लिमिट्स ऑफ लाइन इंटीग्रल का। तो पिछली प्रॉब्लम के अंदर भी मैंने एक ही बात की थी कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये एक्स और वाई वेरिएबल में है, तो हम उसे क्या कर लेते थे, या एक्स वेरिएबल में ले आते थे, या फिर हम वाई वेरिएबल में भी इसको लेके आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो क्या है, एक सर्कल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस की मदद से ये एक्स और वाई को क्या कर लेंगे, थीटा जो एक पैरामीटर है उसके अंदर ले आएंगे, और इस तरह से फिर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती हैं, वो होती है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो
तो आर हमारे पास क्या है 1 है। ये देखिए ना रेडियस ऑफ सर्कल 1 है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और r की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब मैं यहीं पे पहले इसका dx ले लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसी तरह y की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर हमारे पास क्या है 1 है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा और डी वाई यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो आप देख सकते हैं कि एक पैरामीटर थीटा हमें मिल गया है और हमारी ये जितना फंक्शन है ये सारा थीटा पैरामीटर के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई और ये कर्व सी भी साथ में रहेगा। अब y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा, और dy की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अब ये देख रहे हैं साइंस के थीटा बन रहा है, माइनस साइंस के थीटा और माइनस कॉस के थीटा, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे और ये डी थीटा आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और डी थीटा को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो बकाया फिर हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे अगला स्टेप मैं ज़रा इसको ऊपर ले आऊँगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है जी। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस इंटीग्रल सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा आ गया जी। तो इंटीग्रल तो हमारा सारा सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमने लिमिट्स ऑफ लाइन इंटीग्रल या लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात नहीं की। तो अब देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो हमने जो लिमिट्स लेनी है वो भी थीटा की लेनी है। और एक सर्कल के अंदर हमें पता है जो एंगल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कंप्लीट चक्कर में वो 2 पाई एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो हमारी होगी 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे लिमिट आ गई 0 से 2 पाई डी थीटा। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, ये इससे कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या किया है कि अपने प्रॉब्लम को जो हमारा लाइन इंटीग्रल था उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन की मदद से क्या किया, सॉल्व किया। अब तो ये लेक्चर इतना ही था। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो ये है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल था, जो पाथ था वो कंप्लीट यूनिट सर्कल था। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए, हो सर्कल ही लेकिन हम बाउंड कर दें अपने पाथ को यहाँ से लेके यहाँ तक, यूनिट सर्कल ही हो लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम अपनी बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो फिर लाइन इंटीग्रल क्या होगा, प्रॉब्लम यही रहेगी, फोर्स फंक्शन जो एफ वेक्टर फंक्शन है वो भी यही रहेगा, यूनिट सर्कल रहेगा, लेकिन जो बाउंड्री होगी हमारी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगी। तो इसको आपने सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इस प्रॉब्लम की जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसी तरह अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए, प्रॉब्लम यही है, सिर्फ हम थोड़ा पाथ को चेंज कर रहे हैं, सेमी सर्कल आ जाए तो फिर इसकी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, और ये पूरे सर्कल के लिए तो हमने कर दिया है। और अगर आपका जो सर्कल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक हो, तो 1/3 हो, तो फिर इसमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इसको आपने कंप्यूट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगे। बहुत शुक्रिया।